पर चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए जियोग्राफी का जो है कि पहला प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछा गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, तो इसका जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 97 अंश 25 मिनट पूर्व और 8 अंश 4 मिनट यहाँ पे दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो ये कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। और इसको देखते हैं, यहाँ से देखिएगा ये आपका जो है कि क्लास 9th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, भारत आकार और स्थिति। और जैसे ही ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए 97 अंश 25 मिनट पूर्व से 8 अंश 4 मिनट उत्तर, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है कि दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका जो है कि यहीं से पूछा गया था। अब हम लोग जो है कि यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ TRE 2 जियोग्राफी 1 PYQ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर दूसरा प्रश्न देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए जियोग्राफी 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, एक बार और बता दें 6 to 8 में SST के पोर्शन में जियोग्राफी के टोटल फ्रेंड्स आपके जो है कि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और 40 में से आपके 17 प्रश्न सिर्फ केवल आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा जियोग्राफी 2 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किमी है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और भारत की स्थलीय सीमा जो है कि 15,200 किमी है, तो ये भी आपका सही है। और भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 अंश और 45 मिनट पूर्व है, तो ये आपका फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि भारत की जो कि मध्याह्न रेखा है वो 82 अंश 30 मिनट ये आपका पूर्व है। और यहाँ पे आपको जो है कि 45 अंश जो है कि 45 मिनट दिया गया है। ठीक है, जो कि गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न की बात करेंगे, ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो यहाँ से ऊपर में आपको पहला ही पेज जो है कि दिखाया था, क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला ही जो है कि यहाँ पे एक बार आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी है। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ से आपको मिला था। और एक ऑप्शन की बात करेंगे तो देखिए 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर या मध्याह्न रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो एक आपका ऑप्शन यहाँ से था। और एक आपका जो है कि ऑप्शन जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से भारत का जो है कि भारत के भूभाग का जो है कि कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि ऑप्शंस में क्या दिया गया था, 3.8 मिलियन। ठीक है, तो 8 मिलियन दिया गया था। तो इसको फ्रेंड्स देखिए एक मिलियन में आपका जो है कि कितना होता है, तो 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है। तो इसीलिए 3 मिलियन में आपका कितना हो जाएगा, 30 मिलियन। तो एक ऑप्शन आपका यहाँ से था। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये भी प्रश्न आपका यहीं से था। और अगला प्रश्न फ्रेंड्स हम लोग जो है कि देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स जियोग्राफी का दूसरा प्रश्न देखिए, ये आपका 3.28 मिलियन है, और ये आपका सही था और ये आपका गलत था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। ठीक है, तो ये आप जो है कि देखिएगा चैप्टर नंबर 1 से ही था। और यहाँ से अगला प्रश्न जियोग्राफी 3 नंबर का प्रश्न अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर की के साथ में आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है,
तो क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से ही आपका पूछा गया, ठीक है। और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये आपका जो है कि पहला चैप्टर है, आकार, भारत, आकार और स्थिति, जो कि मैं ऊपर आपको दिखा चुका हूँ। और इसमें जो है कि दिया गया है, इसको मैं अगर छोटा सा अगर आपको करके दिखाऊं तो ये फ्रेंड्स देखिएगा, आपको जो है कि देखिए ये बेसिक जानकारी आपको पता होगी, ये होता है। और ऊपर आपका जो है कि उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए ये 14 किलोमीटर ये आपका क्या है, दक्षिणी है। और ये जो है कि यहाँ से ये उत्तर से दक्षिण, तो ऊपर आपका उत्तर है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण है। तो ये देखिए ये वाली जो रेखा गई है, ये वाली, ये आपकी 32-14 है। और ये वाली जो रेखा है पूर्व से पश्चिम वाली, ये कितना है, तो 29-33 है, आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं अगर थोड़ा सा अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो देखिए 32-14 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से देखिए ये जो ये वाली रेखा है, ये वाली है 29-33, और ये वाली जो रेखा है ये आपका कितना है, तो ये वाली आपकी 32-14 है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड्स बिल्कुल आपको यहाँ से दिख गया होगा। और यहाँ से ज्योग्राफी 4 नंबर का प्रश्न, ज्योग्राफी 4 नंबर का प्रश्न देखिए, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, देखिए भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदान है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। और मालाबार तट के संबंध में देखिए गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी, तो ये आपका सही है। और मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, तो ये भी आपका सही है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये आपका जो है कि देखिए ये आपका जो है कि होता है, ये आपका भारत का मानचित्र है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि पता होगा, ये देखिए ये वाला है जो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, तो ये मालाबार तट बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये वाला जो तट है, ये वाला तट, इसको हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। और आपका केरल कहाँ पर है, तो केरल आपका जो है कि एग्जैक्ट यहीं पर है। कहाँ पर है केरल, तो केरल आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो केरल का अधिकतम भाग, और यहाँ पे क्या है, गोवा है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी है, तो ये मालाबार तट। तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर। और ये देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऊपर हम लोग एक बार और देखते हैं। देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ से देखिए चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप। अभी मैं 6 चैप्टर को आपको जो है कि दिखाऊंगा। इस जो है कि बुक में टोटल 6 चैप्टर हैं। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से देखिएगा, देखिए दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोला जाता है, ठीक है। तो इसी को, और देखिए अधिकांश भाग कहाँ पर है, तो गोवा में है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न लगभग यहीं से था। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये देखिए कल फ्रेंड्स मैं जो है कि TRE 3 के जो है कि लगभग आपको 12 प्रश्नों को दिखाया था। कल वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। TRE 3 में TRE 3.0628 SST के ज्योग्राफी के 12 प्रश्नों को मैं इसी बुक से बताया था। और ये प्रश्न आपका TRE 1 में भी पूछा गया है, और TRE 2 में भी नहीं, यहाँ पे TRE 1 में तो 6 to 8 हुआ ही नहीं था, और TRE 2 में भी पूछा गया है, और TRE 3 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप जो है कि देखिएगा। और यहाँ से प्रश्न आपका है क्या, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को फ्रेंड्स यहाँ पे पंजाब हिमालय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए फ्रेंड्स हिमालय को नदी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। और ये चारों भाग अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप जो है कि ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये शायद जो है कि आपका चैप्टर नंबर जो है कि 2 से पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करूँगा तो देखिए यहाँ से देखिएगा
सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय बोला जाता है। एग्जैक्ट में देखिए टीआरई 2 ज्योग्राफी 6 यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। और देखिए सतलुज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय बोला जाता था। और ये प्रश्न आपका कहाँ पर पूछा गया है, तो ज्योग्राफी 4 में, किसमें, टीआरई 3 में जो है कि 6 to 8 में एसएसटी वाले पोर्शन में ज्योग्राफी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। तो एक प्रकार ये आपका हो गया सतलज एवं सिंधु पंजाब हिमालय, सतलज काली कुमाऊं हिमालय, और देखिए काली और तीस्ता नदियां इसको नेपाल हिमालय बोला जाता है, और देखिए तीस्ता एवं दिहांग इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये चार जो है कि प्रकार हैं जो नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। तो ये प्रश्न क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, जिसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है माजुली नदी द्वीप जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो शायद ये ऊपर ही आपको मिल जाएगा इसी पेज पे। देखिए इसी पेज पे आपको जो है कि मिल जाएगा। देखिए मैं ज्योग्राफी टीआरई 2 यहाँ पे लिखा हूँ, ज्योग्राफी 7, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखाऊं फ्रेंड्स, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजोली, देखिए माजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और इस पेज से देखिए यहाँ पे ये आपका जो है कि टीआरई 2 में, और ये देखिए टीआरई 3 में, और यहाँ से ये टीआरई 2 में। तो फ्रेंड्स भर भर के प्रश्न आपके जो है कि आ रहे हैं। और अगर आप जो है कि टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स पढ़ना क्या है, अगर आपका जो है कि सोच रहे हैं कि एक भी प्रश्न गलत न हो, तो आप जो है कि क्लास 6 से लेकर जो है कि 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को बिल्कुल जो है कि रगड़ जाना है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए मैं अपने इसी चैनल पर क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी और क्लास 8th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को चैप्टर वाइज फैक्ट एवं एमसीक्यूज के साथ में कंप्लीट कर चुका हूं। इसको प्लेलिस्ट बनाई गई है, यहां से आप जो है कि देख लीजिएगा। और क्लास 9th में की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जो है कि इसमें अभी 4 चैप्टर और बचे हुए हैं। तो ये आपको जो है कि पीवाईक्यूज कमेंट आ रहा था कि सर पीवाईक्यूज करवा दीजिए, तो सबसे पहले मैं सोचा कि पीवाईक्यूज करवाने के बाद जो है कि चैप्टर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ज्योग्राफी 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये प्रश्न कहाँ से, तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 9th से चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, जिसका राइट आंसर क्या है, चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील आपकी जो है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये आपका जो है कि उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। तो ये आप फ्रेंड्स याद रखिएगा। और ये जो है कि देख लेते हैं इसको प्रूफ अपना। तो यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से जैसे ही आप जो है कि जाएंगे, देखिए यहाँ से मैं ज्योग्राफी यहाँ पे 8 लिखा हूँ, टीआरई 2.0, ठीक है। तो देखिए चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ से, और इस पेज से देखिए ये आपका जो है कि लकाद्वीप मिनिकॉय एमिन द्वीप का नाम बदलकर 1973 में लक्षद्वीप कर दिया गया था। ये आपका कल टीआरई 3 में पूछा गया था, जो मैं कल बताया हूँ। और यहाँ से ये देखिए ये आपका जो है कि यहाँ से टीआरई 3 में पूछा गया है। और ये देखिए ये मालाबार तट के बारे में अभी मैं ऊपर आपको दिखाया हूँ, जिसमें टीआरई 2 में जो है कि ये पूछा गया। तो एक एक पेज से 2-2 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए पतली सी बुक्स है, क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में टोटल 6 ही चैप्टर हैं। और इसमें से देखिए अगर आपके किसी भी पेपर में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब जो कि पतली सी बुक है जिसमें 17 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है। आपको जो है कि कम समय में आप जो है कि ज़्यादा स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए ज्योग्राफी 9 नंबर का प्रश्न क्या है, सुंदर वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से। और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, अपवाह, जिसमें नदी तंत्र के बारे में बताया गया है। और यहाँ से देखिए यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, तो बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है,
ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, तो एग्जैक्ट, और ये तीनों ऑप्शन देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 में अगर आप जाइएगा तो बिल्कुल यहाँ से मैं देखिए ज्योग्राफी 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे लिखा हूँ पेन से, टीआरई 2। ठीक है, देखिए सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया जाता है, तो एक ऑप्शन आपका यहाँ से। और देखिए सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, एक ऑप्शन यहाँ से। और देखिए यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, तो एक ऑप्शन आपका यहाँ से। ऐसा आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि बिल्कुल प्रश्न बनाने वाला इसी एनसीईआरटी को उठाया है और प्रश्न जो है कि आपका बना रहा है। ठीक है, यानी कि साफ तौर पे बीपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो आपको क्लियर है फ्रेंड्स कि आपको भी यहीं से पढ़ना है। ठीक है, और एक बार यहाँ से आपको परिचय करा दूँ। देखिए कल भी मैं आपको जो है कि बताया था क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में टोटल जो है कि 6 चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर क्या है, आकार और स्थिति। दूसरा भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरा अपवाह है। चौथा चैप्टर जलवायु है। और पांचवा चैप्टर क्या है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और छठा चैप्टर आपका जो है कि जनसंख्या है। ठीक है, तो 6 चैप्टर हैं। और देखिए कितनी पतली बुक्स है, बिल्कुल जो है कि 50 पेज की है। ठीक है, और 50 पेज की है और छोटे छोटे चैप्टर हैं और बहुत ही कम डाटा इसमें दिया गया है। इतने में जो है कि आपका इतने प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग अपने जो है कि टॉपिक पे पुनः आते हैं और देखिए 10 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 10 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है। यानी कि यहाँ पे ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है फाइनल आंसर की के साथ में। ठीक है, और ये प्रश्न 9th के ही एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम क्या है, अपवाह, जो कि मैं अभी ऊपर आपको दिखाया हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर प्रूफ देखने का प्रयास करिएगा तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रश्न दिखा दूँ। चैप्टर का नाम देखिए अपवाह है, ऊपर मैं अभी दिखाया हूँ चैप्टर नंबर 3 क्या है, अपवाह है। ठीक है, और यहाँ पे इसी पेज पे देखिए मैं ज्योग्राफी 10 नंबर का प्रश्न टीआरई 2 यहाँ पे लिख दिया हूँ। और यहाँ से देखिए भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, और यहीं से आपका जो है कि राइट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट। और हम लोग प्रश्नों को देखते हैं यहाँ से। देखिए ज्योग्राफी 12 नंबर का प्रश्न, देखिए फ्रेंड्स अभी मैं 40 में से 17 ही बता रहा हूँ। 40 में से टोटल आपको 17 ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बुक में कितने प्रश्न आपके जो है कि पूछे गए हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी लगभग आपके जो 23 प्रश्न बच रहे हैं, जब मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें से आपको लगभग 20 से 22 प्रश्न, यानी कि 9th और 10th अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका जो है कि 70% ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 6 7 8 ये 3 क्लास में आपका जो है कि 30%, और 9th और 10th मिला के 70%, यानी कि टोटल ज्योग्राफी आपकी 100% कवर कंप्लीट हो जाएगा टीआरई 4.0 के लिए। ठीक है, अगर आप 6 to 8 का एग्ज़ाम देते हैं, या 1 to 5 का, या 9 to 10th का, 11 12 टीजीटी पीजीटी, आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लेते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की, तो आपके एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स देखिए ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी मेघालय। इतना तो आपको पता होगा कि मानसिनराम ये जो स्थान है ये आपका मेघालय में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 4 में ऊपर बताया हूँ क्या है, जलवायु है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से मैं ज्योग्राफी 12 नंबर यहाँ पे लिख दिया हूँ आपके सुविधा के लिए। देखिए फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आपकी जो है कि आपको एनालिसिस करना ना पड़े। मैं इतना मेहनत करता हूँ, प्रश्नों को ढूंढता हूँ, उसको हाईलाइट करता हूँ, फिर उसके बाद जो है कि पीडीएफ बनती है बहुत ही 2-3 घंटा पढ़ने के बाद जो है कि, और ये जो है कि आपको 20 या 25 मिनट में आपको जो है कि परोस दिया जाता है, ताकि आपका जो है कि समय बचे और आप जो है कि सही स्ट्रेटजी को फॉलो करें और टीआरई 4.0 में
एक सीट पक्की करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही मटेरियल के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो सीट कितना हो कम हो मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपको जो है कि एक सीट से मतलब है। ठीक है, बस आपको एक सीट की जिद है और आपको जो है कि सही स्ट्रैटेजी और सही मटेरियल के साथ में जो है कि अपने पढ़ाई को जारी रखना है। देखिए, मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया था, जो कि मेघालय में है। ठीक है, देखिए ऊपर मैं आपको प्रश्न दिखा दूं, यहाँ से देखिएगा। देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी है। और यहाँ से देखिए, चैप्टर नंबर 4 में से पूछा गया है, क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में। चैप्टर नंबर 4 क्या है? तो चैप्टर नंबर 4 जो है कि आपका जलवायु है। और जलवायु आपको जो है कि इसमें दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जलवायु। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी है, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ से मैं लिख दिया हूँ एग्जैक्ट यहीं पे। देखिए, ज्योग्राफी 13 टीआरई 2.0 मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और देखिए, कटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये जो है कि आपका इसी जो है कि चैप्टर से पूछा गया था। और चैप्टर नंबर जो है कि 5 क्या है? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, मैं आपको जो है कि ऊपर बता दिया हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। देखिए, 14 नंबर का प्रश्न क्या है? भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो 14 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि ए है, फाइनल आंसर की के साथ में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से। और इसको अगर जो है कि देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए, यहाँ से आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका स्टार्ट होता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपका यहाँ से था 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा। और इसी में अगर जाएंगे पर्णपाती वन में, तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ऊपर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, मैं ज्योग्राफी 14 टीआरई 2.0 लिखा हूँ। देखिए, चंदन, इसमें चंदन, रवैर, कुसुम एवं अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है कि प्रश्न पूछा गया था। एक बार और मैं आपको प्रश्न दिखा दूं। देखिए, भारत में चंदन किस प्रकार की वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो 14 का जो है कि राइट आंसर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, देखिए यहाँ से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और इसी में से देखिए थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ से चंदन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। ज्योग्राफी 15 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो ज्योग्राफी 15 में फ्रेंड्स आपका यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। तो ये आपका राइट आंसर है। और पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो ये भी आपका जो है कि ऑप्शन तीनों सही है। इसलिए फाइनल आंसर की के साथ में ज्योग्राफी 15 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि 9th के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 से ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करें, जैसे ही चैप्टर ये आपका स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, यहाँ से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसी को जो है कि सदाबहार वन कहते हैं। साफ तौर पे जहाँ वर्षा होगी वहाँ सदाबहार वृक्ष हरे भरे होंगे, तो वही है। और यहाँ से देखिए, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ जो है कि एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। चूँकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं,
यहाँ पर जो है कि हर वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहीं से था। और आगे बढ़ते हैं और इसमें आपका जो है कि ज्योग्राफी और 16 नंबर का प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये नीलगिरी को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्व में जो है कि यूनेस्को में इसको मान्यता मिली है। सुंदरवन को भी मिला है, मन्नार की खाड़ी को भी मिला है। और आपका देखिए प्रश्न कितना चालाकी से पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, और ये तीनों को मान्यता प्राप्त है, इन तीनों को जो है कि प्राप्त है। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई ये जो है कि आपका बिल्कुल फाइनल आंसर की के साथ में है। और ये क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से है। अब इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल नीचे जब आप आएंगे, देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट करके आपको दिखाने का प्रयास करूँ, देखिए देश में 18 जीवमंडल निचय हैं, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। देखिए इनमें से 12 क्या हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है कि विश्व के जीवमंडल निचय में की गई है। विश्व में जो है कि 12 और देश में जो कि टोटल 18 हैं, लेकिन 18 में से 12 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। देखिए मैं ज्योग्राफी 16 TRE 2.0 PYQ लिख दिया हूँ। और देखिए एक आपका ऑप्शन था सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी। तो इन तीनों को जो है कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि 18 में से 12 को मान्यता प्राप्त है। वो 12 जो कि इनमें से 12 कौन है, सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमगढ़ी, अचक अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना जो है कि विश्व में की गई है। ठीक है, ये आपको आशा है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ से उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। तो इसका जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स क्या दिया गया है, फाइनल आंसर की के साथ में उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसकी अधिकतम वर्षा कितनी होती है, इसकी अधिकतम वर्षा जो है कि 70 से 200 होती है। ठीक है, तो ये जो है कि 70 से 200 के बीच में लगभग ये तीनों आ जा रहा है, इसीलिए शायद इसका ऑप्शन नंबर डी मान लिया गया है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है कि मैं आपको आंसर फाइनल आंसर की के साथ में बता रहा हूँ। देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है। और यहाँ पे देखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, देखिए यहाँ से देखिए 70 से 200 किमी तक की वर्षा इसको जो है कि जरूरी होती है। और देखिए यहाँ से शुष्क ग्रीष्म ऋतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहीं से था। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक 5 नंबर का प्रश्न जो कि बाद में खोजने पे मिला था। देखिए दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, तो बिल्कुल ये आपका गलत है। और तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में, तो ये बिल्कुल सही है। और नर्मदा बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजरी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका सही है। ठीक है, और यहाँ से इसका जो है कि ज्योग्राफी 5 नंबर का ये क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से है। अब इसको प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल ये देखिए प्रायद्वीपीय नदी में, यहाँ से प्रायद्वीपीय नदी में देखिएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार की वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला। देखिए विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली। बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये है। और इस पेज से देखिए आपका जो है कि कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, और यहाँ से जो है कि यहाँ से देखिए ज्योग्राफी 7 में TRE 3 में 4 प्रश्न, यानी कि इस पेज से जो है कि टोटल 4 प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि कुछ प्रश्न थे। और यहाँ से 17 प्रश्नों को मैं जो है कि प्रूफ के साथ में इस क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के जो है कि प्रूफ के साथ में दिखा दिया हूँ।
आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में इस जो है कि बुक से आपके जो है कि टोटल 15 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो आपको लगी होगी बुक, वो क्लास 10th की एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न आपको जो है कि किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो टीआरई 2.0 6 to 8 एसएसटी के जियोग्राफी वाले पोर्शन में ये प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जियोग्राफी का 17 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, फाइनल आंसर की के साथ में उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, ये जो है कि पर्यावरण संरक्षण की अत्यधिक समस्याएं थी। ये जो है कि इसके लिए, और जो है कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास एवं विकसित विश्व का राजनीतिक संकट। ठीक है, तो ये तीनों जो है कि आपका राइट आंसर था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका राइट आंसर हो गया था। ठीक है, और ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए जियोग्राफी 17 नंबर यहाँ पे मैं लिखा हूँ। और देखिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, देखिए जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। क्यों एकत्रित हुए थे, देखिए सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए जो है कि ये सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए हूबहू यहीं से प्रश्न जो है कि ये आपका पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए 19 नंबर का प्रश्न। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि 6 to 8 में जो है कि एसएसटी में ज्योग्राफी के टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैं बाकी के प्रश्न आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के बुक से पूछे गए थे, उसकी क्लास हम लोग कर चुके हैं। वो जो कि देखना होगा तो फ्रेंड्स आप जो है कि जाकर देख लीजिएगा। और ये इतने 15 प्रश्न आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, जिनको आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन। देखिए चिपको आंदोलन जो है कि भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा के लिए ये आंदोलन किया गया था। और ये प्रश्न आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से जो है कि ये पूछा गया था। ठीक है, और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं ज्योग्राफी 19 का नंबर का प्रश्न यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, और देखिए यहाँ से हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सरल बनाया जा सकता है। तो एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ से जियोग्राफी 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जियोग्राफी 20 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है कि देखिए जलाशयों का निर्माण जल भंडारण एवं जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ये सही नहीं है। और ये दोनों जो है कि सही है, क्योंकि इससे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पे विभिन्न बांध बनाकर किया गया था। ठीक है, ये क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से ये प्रश्न आपका
पूछा गया था। ठीक है, इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ से हम जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। देखिए देखिए पुरातन वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख में देखिए सिंचाई, प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो यही बांधों के बारे में देखिए, और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। ठीक है, तो भारत में ये जारी है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है। ये प्रश्न का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये जो गुजरात में नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, इससे किन राज्यों को लाभ मिलता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये इससे जो है कि सरदार सरोवर बांध से जो है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये जो है कि टोटल 4 राज्य हैं जो है कि इस योजना से लाभान्वित होते हैं, यानी कि लाभ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 से जो है कि पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए बिल्कुल बाकायदा घेर के यहाँ पे दिया गया है आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में। देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी 22 टीआरई 2.0 लिखा हूँ। देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिससे जो है कि जिससे 4 राज्य, वो 4 राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो एग्जैक्ट यहीं से डायरेक्टली ये प्रश्न आपका छपा था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत में जो है कि भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र, ये जो है कि 2 ही जगह आपके भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र स्थित है। कहाँ पर, तो हिमाचल में पार्वती घाटी में और लद्दाख में पूगा घाटी में। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, 1 से अधिक। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए, देखिए भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी, देखिए एक ऑप्शन ये था आपका, और दूसरा जो है कि लद्दाख में पूगा घाटी। ठीक है, तो एक आपका ऑप्शन यहाँ से था। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैं ज्योग्राफी 28 टीआरई 2.0 लिखा हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्ट हूबहू ये प्रश्न आपके सोर्स आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड्स कि कहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा अगले प्रश्न को, तो देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपका फ्रेंड्स सिलचर ये यानी कि असम में, और पोरबंदर यानी कि गुजरात में, ये कहाँ से जुड़े हैं, तो ये फ्रेंड्स आपके जुड़े हैं पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको देखिएगा क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से अगर फ्रेंड्स आप जो है कि इसको थोड़ा सा अगर जूम करिएगा तो देखिए मैं ज्योग्राफी 30 यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए ज्योग्राफी 30 लिख दिया हूँ। देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर में असम, और पोरबंदर ये गुजरात से जो है कि जोड़ता है, कौन, पूर्व पश्चिम गलियारा। तो एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन क्षेत्र वाले राज्य जो है कि आपके पश्चिम बंगाल और गुजरात हैं। ठीक है, गुजरात हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके ये तो सभी प्रश्न आपकी टीआरई 2 में 6 to 8 में एसएसटी में ज्योग्राफी में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। और ये प्रश्न भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन वाले राज्य तो पश्चिम बंगाल और गुजरात हैं। ये आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर
5 से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए मैं यहाँ पे ज्योग्राफी 38 यहाँ पे लिखा हूँ TRE 2.0। देखिए फ्रेंड्स, भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारी तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की आदर्श दशाएं शामिल है। तो देखिए कौन कौन, तो गुजरात और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ से एग्जैक्ट आपका ये प्रश्न पूछा गया था। और फ्रेंड्स देखिए TRE 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपके पास जो है कि अब और टाइम है, और टाइम आपको मिल गया है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चुनाव जो है कि बिहार में आचार संहिता भी लागू हो गई है। और देखिए 1-2 महीने, 2 या 3 महीने, या मान लीजिए कि 5 या 6 महीने के लिए अगर आपको टाइम मिलता है तो देखिए फ्रेंड्स, सरकार अगर ये वाली रही, पुरानी वाली जो है बिहार में, तो श्योर है कि भर्ती आएगी। ठीक है, और नई वाली अगर सरकार बनी तो फ्रेंड्स देखिए वो भी भर्ती थोड़ा बहुत ज़रूर देंगे। तो आपको फ्रेंड्स बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, और जो है कि आप जो है कि अपने जो है कि स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिए और जो है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ज्योग्राफी 29 नंबर का प्रश्न, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ज्योग्राफी 29 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, और ये मैं आपको फाइनल आंसर की के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे लाइट यानी कि प्रकाश उद्योग कहा जाता है, तो ये आपका सही नहीं है, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में। और ऑप्शन नंबर ए, इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है और यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से ये प्रश्न आपका पूछा गया। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो यहाँ पे एक और प्रश्न है, जियोग्राफी 26 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। गैर धात्विक का मतलब फ्रेंड्स देखिए, एक होता है लौह धात्विक और एक होता है अलौह धात्विक। ठीक है, तो इसी को जो है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गैर धात्विक बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग जो है कि गैर धात्विक बोलते हैं, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर, ये क्या हैं, तो ये हैं आपके गैर धात्विक, यानी कि ये धातु में नहीं आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लौह अयस्क हो गया, तांबा चांदी, ये जो है कि आपका ये सब धातु हैं। निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम ये भी धातु है। तो आप जो है कि कॉमन सेंस भी अगर लगा के आंसर को टिक करते तो अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर ये क्या हैं, गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। ये आपके क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और इसको अगर देखने का प्रयास करेगा तो देखिए यहाँ से अधात्विक खनिज, देखिए अधात्विक खनिज में कौन सा आ रहा है, अभ्रक आ रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे चूना पत्थर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो संगमरमर ऑटोमेटिक आपको पता है कि वो धातु नहीं है। ठीक है, वो चट्टान है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये जो है कि सभी को पता है कि वो राज्य आपका बिहार है। अगर आप बिहार स्पेशल पढ़े होंगे तो आप जो है कि इस प्रश्न को सही टिक कर सकते थे। ठीक है, तो अभी से आप जो है कि जानते रहिए कि भारत में जो है कि बिहार राज्य है जो कि पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये आपका जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यही आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए ही केवल सही है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मिल्पा नाम की कृषि है ये मध्य अमेरिका में की जाती है। ठीक है, और ये कोनुकू, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कोनुकू मैक्सिको दिया गया है, लेकिन ये मैक्सिको में नहीं होती है, और ये कहाँ पर होती है, तो ये आपका जो है कि कोनुकू ये आपका वेनेजुएला में होती है। कहाँ पर, वेनेजुएला में होती है। ठीक है, तो ये आप जानते रहिएगा। और ये लद्दाख मध्य अफ्रीका यहाँ पे बोला गया है, लेकिन फ्रेंड्स लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख, ठीक है, तो लद्दाख की बात करेंगे तो ये आपका जो है कि मलेशिया में होता है। लद्दाख नाम की कृषि जो है कि ये मलेशिया में होती है। और कहाँ पर होती है, तो इंडोनेशिया में होती है। ठीक है, तो इंडोनेशिया आप जो है कि
याद रखिएगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 10th के NCERT जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 4 से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से अगर आप जो है कि इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए एक और देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न, दोनों को एक ही साथ देख लेते हैं क्योंकि दोनों प्रश्न एक ही जगह से पूछा गया है। भारत में खेती के आदिम रूप से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो भारत में ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों प्रश्न हैं वो झूम कृषि से संबंधित हैं। ठीक है, और झूम कृषि को अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो वही प्रश्न का मतलब है 23 नंबर जो प्रश्न है ये, इसका मतलब यही है कि भारत में ये जो खेती है झूम कृषि, ये किस नामों से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि जानी जाती है आपकी बेबर के नाम से, और जो है कि आपके पामा डाबी के नाम से। और ये मिल्पा ये जो है कि आपके भारत की कृषि नहीं है। ठीक है, ये कहाँ की है, तो ये अभी आपने देखा मध्य अमेरिका की है। ठीक है, ये आपकी जो है कि मध्य अमेरिका की है। और प्रश्न आपका क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत में खेती के आदिम रूप से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो बेबर और पामाडाबी। तो एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स इसको दोनों प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम क्या है, कृषि है। ठीक है, और इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए ऑप्शन में क्या आपका जो है कि पूछा गया था। देखिए मध्य अमेरिका में मिल पाई, यही वाला आपका ऑप्शन सही था। और देखिए ये जो है कि देखिए वेनेजुएला में कौन, तो कोनकू, ये मैं ऊपर आपको बता दिया हूँ। और देखिए इंडोनेशिया में कौन, तो इंडोनेशिया में लद्दाख, और मलेशिया में भी इसको लद्दाख के नाम से जाना जाता है। और भारत की बात करेंगे, देखिए ज्योग्राफी 24 नंबर का प्रश्न और ज्योग्राफी 23 नंबर का प्रश्न। भारत में बात करेंगे तो भारत में देखिए बेबर है जो कि मध्य प्रदेश में बेबर के नाम से जानी जाती है। और देखिए यहाँ पे पामा डाबी, देखिए उड़ीसा में पामा डाबी के नाम से जानी जाती है। तो भारत में आप जो है कि देखिए बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू जिसको पेंडा के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में पामा डाबी या कोमान और या बरीगा, और पश्चिमी घाट में जो है कि ये वालरे या वाल्टरे के नाम से जानी जाती है। और झारखंड में जो है कि करुआ, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में ये झूम आदि के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको जो है कि याद रखना है। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपका TRE 3 में 6 to 8 में SST में पूछा गया था जिसको हम लोग देखे थे। और ये TRE 2.0 में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया कि भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। तो ये बाबू बूदन पहाड़ी पर की गई थी। किसकी, अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है ये भारत में बाबा बूदन पहाड़ी पर की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से हाँ यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे ज्योग्राफी 14 नंबर का प्रश्न TRE 3 में 6 to 8 SST में पूछा गया है। और आज जो हम लोग TRE 2.0 का कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी 25 नंबर का प्रश्न अभी आपने देखा था। तो देखिए अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है कहाँ पर, तो भारत में। और ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी कृषि की शुरुआत जो है कि बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी। तो एग्जैक्ट आपका यहीं से प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपका TRE 3.0 में भी पूछा गया है जिसको हम लोग अभी कल ही देखे हैं। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने का पहला राज्य है, तो वो है आपका तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी। और ये आपका जो है कि TRE 2 में और TRE 3 में दोनों में प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से। अब इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए मैं लिखा भी हूँ। देखिए ज्योग्राफी पहला, जब आप TRE 3.0 में जब देखिए TRE 2.0 6 to 8 और जो है कि ये आज हम बताए हैं जो TRE 2.0, ये दोनों क्वेश्चंस पेपर हमारे जो है कि टेलीग्राम चैनल पे
अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जाकर आप देख भी सकते हैं। और देखिए TRE 3 में ज्योग्राफी जैसे पहला ही प्रश्न पूछ दिया था ये, और TRE 2.0 में ज्योग्राफी 21 नंबर का। देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो ये यहाँ से दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए टोटल आपने 15 प्रश्नों को देखा था, और ये आपको बुक दिखाई दे रही होगी जो स्क्रीन पे, ये क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है। और इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं। ये आपको जो है कि चैप्टर दिखाई भी दे रहे होंगे, सातों चैप्टर, और देखिए सभी महत्वपूर्ण है। और देखिए ये फ्रेंड्स आप जो NCERT को एक बार पढ़ लेंगे 6 से लेकर जो है कि 10 तक, ठीक है। तो 6 से लेकर अगर 10 तक आप NCERT ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो BPSC TRE ही नहीं, आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम दे जहाँ पर ज्योग्राफी पूछी जाती है तो इससे ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये क्लास आपको कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए हमें भी पता है कि आपका जो है कि अब पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि TRE 4.0 में डिले आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स आराम से कुछ नहीं करना है, आपको अपने सिलेबस पे काम करते रहना है, और ये पढ़ाई देखिए आपकी बेकार नहीं जाने वाली, क्योंकि अगर आप सिर्फ TRE का ही एग्ज़ाम नहीं दे रहे होंगे तो ये आपको हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। और सिर्फ अगर आप TRE का ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये अभी से आप जो है कि कंप्लीट करते रहिए। अगर आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ देंगे, रिवाइज करना छोड़ देंगे, तो अचानक से जब TRE 4.0 अगर धड़ल्ले से आई तो आप जो है कि मिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जो है कि मेरा मोटिवेशन यही है कि आप जो है कि लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।